ओके गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार रिवीजन कर लेते हैं लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था। एंड आई होप आप लोगों ने भी सारे एडजस्टमेंट्स को एक बार रिवाइज किया होगा। सर कर तो लिया बट जो फिक्स्ड एसेट का उसमें थोड़ा बस टाइम लग रहा था। हाँ, वो ठीक है। अभी तक हमने उसका पूरा प्रैक्टिस नहीं किया। मोटा मोटा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको। हाँ। सबको मोटा मोटा कॉन्सेप्ट याद है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग एक बार क्विकली देख लेते हैं हमने कौन कौन से एडजस्टमेंट्स कर लिए थे। ओके, सो क्विकली चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार हम लोग देखते थे हमने क्या क्या एडजस्टमेंट कर चुके हैं अभी तक। सो हमने सबसे पहला एडजस्टमेंट जो करा था जनरल रिजर्व्स का करा था। जनरल रिजर्व्स में हमने देखा था अगर इंक्रीज हो रहा है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस करेंगे, डिक्रीज हो रहा है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस करेंगे। रीजन बीइंग इट वाज अ नॉन कैश आइटम। फिर प्रपोज डिविडेंड का देखा था। हमने देखा था कि ये एडजस्टमेंट में दिया होगा, नोट्स टू अकाउंट्स में दिया होगा। इसका जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो इग्नोर कर देंगे टोटली। ओपनिंग बैलेंस को वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस करेंगे और उस सेम अमाउंट को फाइनेंसिंग में माइनस भी करेंगे। लॉजिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस क्लासेस में। फिर गुडविल का देखा था। गुडविल का हमने डिस्कशन भी काफी कुछ किया था। तो अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस करेंगे, उसको अज्यूम करेंगे परचेज ऑफ गुडविल। डिक्रीज हो रहा है तो अमोटाइज कर देंगे। नॉन कैश आइटम है इसलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस। तो ये तीन एडजस्टमेंट हमने फर्स्ट क्लास में करे थे। फिर हम लोगों ने क्या करा था, हमने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये हमारे एडजस्टमेंट करे थे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का जो सिंपल सा हमारा एडजस्टमेंट था। एडजस्टमेंट बड़ा सिंपल है, क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस करना है और सेम अमाउंट को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस करना है। फिर हमने कैलकुलेशंस देखे थे। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है तो ओपनिंग बैलेंस के ऊपर परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। और अगर हमें डेट कोई गिवन है एंड दैट गिवन डेट इज अ क्लोजिंग डेट, तो वी विल कैलकुलेट ऑन ओपनिंग बैलेंस। और ओपनिंग डेट दिया है तो क्लोजिंग बैलेंस। उसके बाद फिर हमने डिटेल में ये फिक्स एसेट्स का एडजस्टमेंट करा था जहां पर हमने फिक्स एसेट्स और एक्यूमुलेटेड डेब्ट का अकाउंट बनाया था। ठीक है, ये सारे एडजस्टमेंट हमने करे थे। अब हम इसका एक बार प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन देखते हैं कि कैसे होगा। सो क्विकली अपनी कॉपी में फॉर्मेट बना लीजिए सब लोग। अगर नहीं बना है तो फॉर्मेट बना लीजिए। आई होप फॉर्मेट याद होगा, अगर नहीं याद हो तो पीछे पलट के क्विकली फॉर्मेट बना लीजिए। नेक्स्ट टाइम से कैश फ्लो के क्लास में जब बैठेंगे तो दो फॉर्मेट एटलीस्ट अपने कॉपी में बना के रखिएगा पहले से ही। ठीक, सो गाइस अब मैंने सोचा क्वेश्चन करने से पहले एक और छोटा सा एडजस्ट, बहुत छोटा सा एडजस्टमेंट है वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। फिर हम ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें अब तक हमने जो एडजस्टमेंट सीखे हैं लगभग सब दिख जाएंगे। सो हमने टोटल नंबर ऑफ एडजस्टमेंट 5 कर लिए। नाउ आई एम टेलिंग यू सिक्स्थ नंबर ऑफ एडजस्टमेंट। इसका नाम क्या है, सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये वर्ड हमने पहले भी देखा है ना, जब हम लोग रेशियोज चैप्टर कर रहे थे। ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम होता क्या है? आप में से कोई बताएगा क्या होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम? एनीवन इफ कैन ट्राई। नहीं? ओके, सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या होता है, जब एक कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है तो उनके हर शेयर का एक ओरिजिनल वैल्यू होता है, जिसको हम अकाउंटिंग टर्म्स में क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। सो फेस वैल्यू मतलब उस पर्टिकुलर शेयर का ओरिजिनल वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी ने शेयर्स इशू करे और उसके एक शेयर की वैल्यू 100 रुपीज थी। लेकिन मार्केट में क्योंकि मेरे शेयर की डिमांड ज्यादा है तो हम लोग ये शेयर्स 120 रुपीज पे सेल कर रहे हैं। सो जो ये 100 रुपीज है वो क्या है, फेस वैल्यू है। और ये जो 120 है वो कैसे बना है, एक तो 100 रुपीज जो फेस वैल्यू है, और एक जो ये एक्स्ट्रा अमाउंट है 20 रुपीज का, इसको बोला जाता है सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये समझ में आया? ठीक है, सो सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या होता है, इट इज द एक्स्ट्रा मनी या एक्सेस मनी विच वी हैव रिसीव्ड बाय सेलिंग द शेयर ओवर द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू के ऊपर जितना भी प्राइस होता है शेयर का, उसे पूरा हम बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, नाउ अब मैंने अगर आपको इतनी कहानी बताई तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि सिक्योरिटीज प्रीमियम एग्जिस्टेंस में कब आता है, जब कंपनी शेयर्स इशू करती है। तो जब कंपनी शेयर इशू करेगी तो ही वो प्रीमियम भी कलेक्ट करेगी, ये और नो? ठीक, तो सिंस दिस सिक्योरिटीज प्रीमियम इज रिलेटेड टू शेयर कैपिटल, इसका मतलब शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, तो हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम भी कौन सी एक्टिविटी में आना चाहिए, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। ठीक, अब इसका एडजस्टमेंट होगा क्या?
फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा दे देगा बैलेंस शीट में, हमें 2 ईयर्स की बैलेंस शीट दी होगी, 2024 2023। यहाँ पे मुझे दे दिया सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये सिक्योरिटीज प्रीमियम हमें कहाँ देखने को मिलेगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस में, क्योंकि ये एक तरीके का रिजर्व्स होता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे दिया हुआ है 15,000 ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस 20,000 दिया है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है। जब भी हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट इंक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे? उसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाकर प्लस कर देंगे। सर ओके, ये बात तो समझ में आ गई कि दिस इज रिलेटेड टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बट हम प्लस क्यों कर रहे हैं? देखो गाइस, क्या हो रहा है? हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है? कंपनी ने शेयर्स इशू करे होंगे, और जब शेयर इशू करा होगा तो उसके ऊपर प्रीमियम भी कलेक्ट करा होगा। तो प्रीमियम कलेक्ट करा है, तो ये एक तरीके का हमारा इनफ्लो है। एम आई क्लियर ऑन दिस? ठीक। तो इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस करेंगे। और अगर सर डिक्रीज हो जाए तो क्या करेंगे? डिक्रीज हो जाए तो इसको हमें डिटेल में डिस्कशन करना है, वो हम बाद में करेंगे। ठीक है। जनरली जनरली 90% ऑफ टाइम्स हमें कभी भी सिक्योरिटीज प्रीमियम डिक्रीज होते हुए नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आपकी किस्मत खराब हुई तो वो डिक्रीज होते हुए दिख जाएगा आपको किसी ना किसी क्वेश्चन में। पर जनरली हमें दिखता नहीं है। तो अभी हम उसको बाद में सीखेंगे जब वो कंडीशन आएगी। ये क्लियर है एडजस्टमेंट सिक्योरिटीज प्रीमियम का? सिंपल है। अगर इंक्रीज हो रहा हो तो उसे क्या करिए? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस कर दीजिए। और अगर डिक्रीज हो रहा हो वो भी हम बाद में सीखेंगे। यहां तक सबको क्लियर है पूरा? ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए यही वाला क्वेश्चन करेंगे। एक बार इस क्वेश्चन को साथ में देख लेते हैं कि क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, सबको विजिबल है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 49 ये हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सो अगर मैं क्वेश्चन में देखूं तो मुझे मिशी लिमिटेड की बैलेंस शीट दी हुई है। दिस इज ओपनिंग बैलेंस, दिस इज क्लोजिंग बैलेंस। शेयर कैपिटल दिया हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया है, रिजर्व एंड सरप्लस के नीचे नोट दिया हुआ है। नोट में आकर देखूं तो मुझे, अब देखिए नोट में आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम भी दिख गया, जनरल रिजर्व भी दिख गया, और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस भी दिख गया। ठीक। उसके बाद आए ऊपर वापस, तो रिजर्व एंड सरप्लस के बाद हमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दिए, डिबेंचर दिया, और इसके आगे 10% भी दिख गया। तो वो जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का क्वेश्चन हमने एडजस्टमेंट देखा था वो भी दिख जाएगा अब हमको। फिर आ जाए तो हमें बैंक लोन दिया हुआ है, ट्रेड पेबल्स दिया हुआ है। बैलेंस शीट में आज एसेट साइड में आ जाए तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिया है, इसमें नोट नंबर 2 दिया हुआ है। नोट नंबर 2 में आए तो हमको यहाँ पर मशीन अकाउंट भी दिख गया और उसका एक्यूमुलेटेड डेब्ट भी दिख गया। उसके बाद आ जाए, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिया है, करंट इन्वेस्टमेंट दिया है, ट्रेड रिसीवेबल दिया है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया है। और नीचे एडजस्टमेंट्स में आ जाए तो एडजस्टमेंट में एक मशीन का एडजस्टमेंट दिया हुआ है, एक इन्वेस्टमेंट्स का एडजस्टमेंट दिया हुआ है, और देखिए डिबेंचर की डेट दी हुई है हमें। ठीक है। सो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसको क्वेश्चन में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे होगा। स्टार्ट करें क्वेश्चन को? ठीक, तो आपने फॉर्मेट बना लिया होगा, मैं साइमल्टेनियसली करता जाता हूँ। ये मेरा फॉर्मेट है, और इसमें मैं यहाँ ऊपर लिख भी लूंगा, यहाँ पर क्या? मिशी लिमिटेड। मैं यहाँ लिखूंगा मिशी लिमिटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट। और फिर नीचे जैसा हम फॉर्मेट बनाते हैं वो फॉर्मेट भी हमने बना लिया। स्टार्ट करें? सो हम लोग कैसे जाते हैं? हम लोग सीक्वेंस से जाते हैं, वन बाय वन। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? शेयर कैपिटल। तो मैं क्या करूंगा अभी, थोड़ी सी स्पीड अप करने के लिए मैं सारी चीजें बोलता जाता हूँ, और जो चीज मैं पूछूं इज इट ओके तो मुंडी हिला देना, ताकि मुझे बार बार पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको बीच में कहीं डाउट लगे तो आप लोग अपना माइक ऑन करके उसी वक्त मुझसे पूछ लीजिएगा। एम आई फाइन यार? बहुत बढ़िया। चलिए, सबसे पहले क्या दिया हुआ है? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है, और ये क्या हो रहा है? 12 लाख से 16 लाख हो रहा है। इसका मतलब हमने शेयर्स को क्या करा होगा? इशू करा होगा। तो हम क्या करेंगे? जाएंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, और हम लिखेंगे क्या? इशू ऑफ शेयर कैपिटल। और इशू करने से हमारा क्या होता है? इनफ्लो होता है, पैसा आता है। तो डिफरेंस कितना है? 4 लाख का। यहाँ पे प्लस कर दूंगा 4 लाख। ठीक। ये सबसे सिंपलेस्ट ऑफ एडजस्टमेंट है। तो मेरा शेयर कैपिटल कंप्लीट हो गया।
अब मैं रिजर्व एंड सरप्लस में आता हूँ। रिजर्व एंड सरप्लस में नोट नंबर 1 दिया हुआ है, तो जब नोट नंबर दिया होगा तो मैं नोट नंबर में जाऊंगा। ठीक। सबसे पहले हम कौन सा वाला एडजस्टमेंट करते हैं जो सबसे इजी है, दैट इज जो बैलेंस दिया हुआ है, दिस वन। और बैलेंस को हम क्या करते हैं, वर्किंग नोट 1 में करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करते हैं। सो करंट ईयर इज 3,40,000, प्रीवियस ईयर इज 2 लाख। तो मैं यहां पर आऊंगा वर्किंग नोट 1 में, करंट ईयर इज 3,40,000 और प्रीवियस ईयर इज 2 लाख। इसको माइनस करा, यहां पर हो जाएगा 1,40,000। इसमें किसी को डाउट? उसके बाद क्या दिया हुआ है, जनरल रिजर्व। नहीं। जनरल, हाँ ठीक है। जर्नलिज्म में हमने क्या पढ़ा था, अगर इंक्रीज हो रहा है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस कर देंगे, और डिक्रीज हो रहा है तो माइनस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2,40,000 से 3 लाख हो रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है। सो मैं अपने वर्किंग नोट में जाऊंगा, जो ये मेरा वर्किंग नोट ओपन है, यहाँ पे लिखूंगा प्लस जनरल रिजर्व्स, और इसमें अमाउंट लिख लूंगा 60,000। ठीक। ओके। उसके बाद ये जनरल रिजर्व हो गया। फिर आ गया सिक्योरिटीज प्रीमियम, दिस वन। ये अभी अभी हमने सीखा। तो मैंने क्या बोला, अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो हम इसे क्या करेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाकर प्लस कर देंगे। तो मैं जाऊंगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, यहां पर क्या लिख लूंगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितना, जीरो, पहले जीरो था, अब 20,000 हो गया, तो 20,000 का इंक्रीज है, और प्लस में लिख दूंगा। सो ये सिक्योरिटीज प्रीमियम से हमें क्या समझ में आ रहा है कि देखो हमारी कंपनी ने क्या करा है, 4 लाख रुपीज के शेयर्स इशू करे थे, और इसको 20,000 प्रीमियम पे इशू करा, मतलब हमें 20,000 रुपीज एक्स्ट्रा मिला है। एम आई क्लियर हियर? ठीक है, सबको क्लियर है? ओके। सो सिक्योरिटीज प्रीमियम भी हो गया, जनरल रिजर्व्स भी हो गया, स्टेटमेंट ऑफ P&L भी हो गया, मतलब मेरा रिजर्व एंड सरप्लस का नोट खत्म, वापस ऊपर आ जाते हैं। सो शेयर कैपिटल डन, रिजर्व्स एंड सरप्लस डन। उसके बाद आ जाए, क्या दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या दिया हुआ है, 10% डिबेंचर। तो इस 10% को तो मैं बाद में देखूंगा, पहले मैं नॉर्मल डिबेंचर का अमाउंट करूंगा। नॉर्मल डिबेंचर में क्या हो रहा है, पहले 2 लाख था और ये अब हो गया 3,20,000। और डिबेंचर फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। और ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज हो रहा है मतलब मैंने क्या करा होगा, डिबेंचर्स को इशू करा होगा। तो मैं यहां लिखूंगा इशू ऑफ डिबेंचर्स। कितना इंक्रीज हो रहा है, 1,20,000 का, तो 1,20,000 प्लस का लिख लूंगा। ठीक है। सो ये मेरा, ये 3,20,000 और 2 लाख का काम हो गया। अब मैं आऊंगा किस पे, इस परसेंटेज पर। ये परसेंटेज किस चीज का है, दिस इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। और मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का एडजस्टमेंट क्या सिखाया था, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस करना है और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाकर प्लस करना है। ठीक है। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि हम लोग ये जो 10% है, वेदर वी विल कैलकुलेट ऑन रुपीज 2 लाख, दैट इज ओपनिंग बैलेंस, और वी कैलकुलेट इट ऑन 3,20,000। तो मैंने आपको क्या बताया था, इफ देर इज नो इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑन ओपनिंग बैलेंस, बट इन द क्वेश्चन इफ डेट इज गिवन, और जो डेट गिवन है, इफ इट इज अ ओपनिंग डेट देन कैलकुलेट ऑन क्लोजिंग बैलेंस, एंड इफ इट इज अ क्लोजिंग डेट कैलकुलेट इट ऑन ओपनिंग बैलेंस। तो मैं क्वेश्चन के नीचे जाके एडजस्टमेंट में देखूं, मुझे डेट दिया हुआ है। देखिए थर्ड वाला एडजस्टमेंट क्या लिखा हुआ है, डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 31 मार्च 2023। 31 मार्च 2023, और हमारे करंट ईयर की जो डेट है वो भी क्या है, 31 मार्च 2023। तो मुझे बताइए कौन सा डेट दिया है, क्लोजिंग वाला डेट दिया है कि ओपनिंग वाला डेट दिया हुआ है? क्लोजिंग डेट दिया तो ओपनिंग पे निकालेंगे। परफेक्ट। तो क्लोजिंग डेट दिया हुआ है, तो वी विल कैलकुलेट दिस 10% ऑन द ओपनिंग बैलेंस। उल्टा करते हैं हम लोग, और इसका लॉजिक मैंने क्लास में समझा दिया था। सो नाउ वी विल कैलकुलेट दिस 10% ऑन रुपीज 2 लाख। और 2 लाख का 10% कितना होता है, 20,000। इस 20,000 को मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस करूंगा, यहां पे लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, और ये हमारा आउटफ्लो होता है क्योंकि हम पे करते हैं। 20,000 यहां माइनस कर दिया, ब्रैकेट्स में लिख दिया। और सेम अमाउंट को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, जहां ये नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश का एडजस्टमेंट करते हैं, यहां पर आकर प्लस भी कर दूंगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 20,000। ये एडजस्टमेंट सबको क्लियर है? बहुत बढ़िया। सो इन दिस वे
मेरा ये 10% लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी हो गया, तो इंडिविजुअल अमाउंट भी देखा हमने, साथ में परसेंटेज भी देख लिया। अब आ जाए नीचे, नीचे क्या दिया हुआ है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स दिया हुआ है, बैंक लोन। और हमें पता है चाहे लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो चाहे शॉर्ट टर्म बोरोइंग हो, इफ इट इज अ बोरोइंग इट विल बी द पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आ जाऊंगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। फिर यहाँ हो क्या रहा है, मेरा लोन 1,10,000 था पहले, और अब 80,000 हो गया, तो ये क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और लोन डिक्रीज होने का मतलब क्या होता है, मैंने लोन का रीपेमेंट कर दिया है, और रीपेमेंट करने से क्या होता है, कैश का आउटफ्लो होता है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आया, और यहां पर आकर मैं लिख लूंगा बैंक लोन रीपेड। और कितना पेमेंट किया है, 80 और 110, 30,000, तो ब्रैकेट्स में लिख लूंगा 30,000। ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, ट्रेड पेबल्स दिया हुआ है। ट्रेड पेबल्स क्या होता है, नॉर्मल करंट लायबिलिटी होती है, और सारी करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी का हम क्या करते हैं, हंसना रोना। और ये हंसना कहाँ रोना कहाँ होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वर्किंग कैपिटल के नीचे। पहले था 180, अब हो गया 150, डिक्रीज हो रहा है, तो आई विल राइट हियर डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स। फिर मैं सोचूंगा लायबिलिटी है, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो हंसने की बात, लेकिन मैं क्या करूंगा, रोऊंगा, माइनस करूंगा। कितना, 30,000। ठीक है, तो ये हंसना रोना हमने शॉर्ट ट्रिक सीखी है, जिसका लॉजिक मैंने बताया था। जैसे अगर मैं यहां भी आपको लॉजिक बताऊं, तो 1,80,000 से 150 हो गया, मतलब मैंने अपने क्रेडिटर्स को रीपेमेंट वापस, पैसा वापस कर दिया होगा, सो दैट्स व्हाई इट इज अ आउटफ्लो। ठीक, और अदरवाइज मैंने आपको रखने का तरीका क्या बताया, हंसने की बात हो तो रोएंगे, रोने की बात हो तो हंसेंगे। एंड दिस इज अ करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो हंसने की बात, लेकिन हम माइनस करेंगे, रोएंगे। एम आई क्लियर हियर। सो इन दिस वे पूरा लायबिलिटी साइड क्लियर हो गया। सो शॉर्ट टर्म बोरिंग भी हो गया, ट्रेड पेबल। एक बार प्लीज अच्छे से देख लीजिए, किसी भी आइटम में कोई भी डाउट है क्या, जितने भी आइटम्स दिए हुए हैं। शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग था, रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटीज प्रीमियम था, जनरल रिजर्व था, पीएनएल का बैलेंस था, फिर डिबेंचर्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बैंक लोन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और ट्रेड पेबल का हंसना रोना। ठीक है, चलिए अब हमारी असली मेहनत शुरू होगी, तो यहाँ पर दिल थाम कर बैठिएगा। तो हम लोग आ जाते हैं एसेट्स में। ठीक, सो एसेट में सबसे पहले क्या दिया है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में मुझे मशीनरी का बैलेंस भी दिया हुआ है, और साथ ही साथ इसका एक्यूमुलेटेड डेब्ट भी दिया हुआ है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने वर्किंग नोट में जाऊंगा मैं। सो मैं, जो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट हो रहा है उसके नीचे जो हम वर्किंग नोट्स बना रहे हैं, इस वर्किंग नोट में आकर सबसे पहले मैं अकाउंट बना लूंगा, मेरे साथ ही बनाते जाइएगा। सो थोड़ा सा रफली बना लेंगे, एक मशीन अकाउंट बनेगा। मशीन के अकाउंट के लिए हमको करीब करीब 5 लाइन्स की जरूरत पड़ेगी मैक्सिमम। तो ये मशीन अकाउंट बना दिया, सिंपल सी 2-3 लाइंस खींच लीजिए, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। और सिंस हम वर्किंग नोट पे बना रहे हैं तो बहुत ज्यादा फेयर करने की जरूरत नहीं है। और उसी के नीचे मैं क्या करूंगा, एक्यूमुलेटेड डेब्ट का अकाउंट भी बना लूंगा। और एक्यूमुलेटेड डेब्ट के लिए मैक्सिमम हमें 4 लाइंस की जरूरत होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस लिख लेंगे। मशीन एसेट होता है, एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पर आता है, तो मैं यहाँ लिखूंगा टू ओपनिंग बैलेंस। कितना ओपनिंग बैलेंस, 14 लाख है। तो देखो अब आपको ये वाले बैलेंसेस नहीं देखने हैं, नेट वाले बैलेंसेस, बिकॉज हम इंडिविजुअल अकाउंट बना रहे हैं तो अमाउंट्स भी इंडिविजुअल देखेंगे। 14 लाख, और यहाँ पे लिख लूंगा क्लोजिंग बैलेंस बाय क्लोजिंग बैलेंस। कितना दिया हुआ है, 21,40,000। ये ठीक है। फिर आएंगे एक्यूमुलेटेड डेप्थ में, एक्यूमुलेटेड डेप्थ उल्टा चलता है, लायबिलिटी है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर आ जाएगा बाय ओपनिंग बैलेंस 1,90,000। और इधर लिख लेंगे टू बैलेंस सी बाय डी, दैट इज क्लोजिंग बैलेंस, और वो कितना दिया है, 2,40,000। सो ये जो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस पुट करें, किसी को कोई डाउट यहां पर, नहीं। ठीक, अब हम आते हैं अपने एडजस्टमेंट पे, देखें एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है। सो एडजस्टमेंट में क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कॉस्टिंग 1,40,000 एक्यूमुलेटेड डेब्ट देयर ऑन 1,10,000। तो ये जो सबसे पहले इस 1,10,000 का यूज कर लेते हैं।
ये 1,10,000 क्या है? ये वो अमाउंट है जो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्यूमुलेटेड डेब्ट के डेबिट साइड पर टू मशीन अकाउंट 1,10,000, और सेम अमाउंट को हम ट्रांसफर कर देंगे मशीन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर बाय एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट के नाम से। ये समझ में आया? इसका लॉजिक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, व्हाई इट इज हैपनिंग। सॉरी, आप मुझे accumulated debt तेरी ऊपर क्यों किया? तेरी आवाज तेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है मुझे। सर, ये आपने accumulated debt ऊपर क्यों किया? बेटा लास्ट क्लास में मैंने आपको एडजस्टमेंट सिखाया था ना, तो मैंने क्या बोला था? जो एसेट हम सेल कर रहे हैं उसका जो एक्यूमुलेटेड डेप होगा, टोटल डेप नहीं, जो एसेट पर्टिकुलरली हम सेल कर रहे हैं, तो ये कौन सा, ये क्या लिखा हुआ है? एक्यूमुलेटेड डेप। और ये कौन सा एक्यूमुलेटेड डेप है? ये जो मशीन आप सेल कर रहे हो ना, इसी का ही डेप है। तो इसका जो एक्यूमुलेटेड डेप है उसे हम ट्रांसफर करते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये किसी एक्टिविटी में नहीं आएगा, ये यहाँ पर लिखा है हमने, और इसको सेम एज इट इज यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, इसका लॉजिक हमने लास्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करा था। ठीक, ओके। उसके बाद उसके बाद क्या बोला? वॉज सोल्ड फॉर ₹20,000, तो 20,000 में सेल करा है। तो सेल को हम कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड पर, यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। कितने पे सेल करा है? 20,000 पर। और किसी एसेट को सेल करना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है, और सेल करने से इनफ्लो होता है। तो मैं अपनी यहां पर तो लिखा अकाउंट में, अब मैं जाऊंगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, यहां पे लिख लूंगा सेल ऑफ मशीन 20,000। ये क्लियर है? ठीक है। अब हमें एक चीज पता है, जब भी हम सेल करेंगे तो या तो हमें प्रॉफिट होगा या तो हमें लॉस होगा। सो एज पर द एडजस्टमेंट मेरे एसेट की वैल्यू कितनी थी? 1,40,000, और इस पर मैं आज तक का डेप कितना लगा चुका हूं? 1,10,000। इट मींस आज इसकी जो बुक वैल्यू है, मेरे बुक्स में जो इसकी वैल्यू है, इट इज 30,000। बट मैंने इसको सेल कितने पे करा? 20,000 पे। सो मेरे एसेट का वैल्यू था 30,000, बट मैंने सेल करा 20,000, तो मुझे 10,000 का क्या हो गया? लॉस हो गया। यस और नो? अब इस लॉस को क्या करूंगा? लॉस को अगेन क्रेडिट साइड पे ही लिख लूंगा, बाय लॉस ऑन सेल 10,000। और इस लॉस को यहां पर लिखा है, साथ ही साथ क्या करूंगा? जाऊंगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में यहां पर जहां नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस है, यहां पर प्लस कर दूंगा लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 10,000। ये क्लियर है? ये सेम वही एडजस्टमेंट है जो लास्ट क्लास में मैं समझा रहा था, सिखाते हो, सेम वही एडजस्टमेंट है। ठीक है, समझ में आया? ओके। अब सर एक अब बार क्या कर, नीचे देंगे प्लीज, कौन सा? वो वर्किंग नोट वाले पार्ट पे। इसमें हमने अकाउंट बनाया, अकाउंट में हमने सबसे पहले क्या करा? ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस लिख लिए हमने। सबसे पहले हमने ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिख लिए। एक्यूमुलेटेड डेट में उल्टा आ गया। फिर मैंने एडजस्टमेंट पढ़ा, तो मेरे एडजस्टमेंट में सबसे पहले क्या बोला? एक मशीन है 140 की, उसको मैं सेल कर रहा हूँ। सबसे पहले इंफॉर्मेशन दी कि उस पे 1,10,000 का डेप्रिसिएशन ऑलरेडी लग चुका है। ठीक, सो 1,10,000 को इधर लिखा और इसको इधर ट्रांसफर कर दिया। इसमें कोई डाउट नहीं? उसके बाद क्या बोला? ये हमने 20,000 पे सेल करा, तो सेल को हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, तो मैंने यहाँ मशीन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखा। साथ ही साथ सेल करने से इनफ्लो होता है, तो मैं गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में और यहाँ पे प्लस कर दिया 20,000। ये ठीक है? अब जब भी सेल होगा तो प्रॉफिट या लॉस तो होगा ही होगा। तो मैंने देखा मेरे मशीन का जो कॉस्ट है 140 था, मतलब मैंने इसे 140 पे खरीदा था। फिर मुझे क्वेश्चन में बताया था कि इसी का ही जो डेप्रीसिएशन था, एक्यूमुलेटेड डेप, 1,10,000 है, मतलब 1,10,000 का डेप्रीसिएशन ऑलरेडी लग चुका है। सो कायदे से इसकी वैल्यू आज कितनी हो गई? बुक वैल्यू 30,000, लेकिन मैं इसे सेल कर रहा हूँ 20,000 पर। तो 30 की 20 पे सेल करूंगा तो 10,000 का क्या हो गया? लॉस हो गया। और लॉस को भी हम कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड पर लिखते हैं, तो मैंने यहाँ क्रेडिट साइड पे लिख दिया। और ये लॉस क्या होता है? ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, बिकॉज इट इज नॉट रिलेटेड टू ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इट इज रिलेटेड टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसलिए मैंने इसको जाकर यहां पर प्लस भी कर दिया। सॉरी, हाँ ठीक है, समझ में आया? अब देखो मेरा एडजस्टमेंट पूरा कंप्लीट हो चुका है। किसका? मशीन अकाउंट का।
तो मैं क्या करता हूँ, जो मैंने वर्किंग नोट बनाया था इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करते हैं तो सबसे पहले एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट को क्लोज करते हैं। सो अगर मैं टोटल लगाऊं तो इस साइड का टोटल कितना आ रहा है, 3,50,000। तो इस साइड भी 3,50,000 आना चाहिए था, लेकिन आ नहीं रहा है। यहाँ पर 1,60,000 का बैलेंसिंग फिगर बच रहा है, और ये बैलेंसिंग फिगर क्या कहलाएगा, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर। और डेप्रीसिएशन नॉन कैश आइटम होता है, इसलिए क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएंगे और यहाँ पर प्लस कर देंगे डेप्रीसिएशन 1,60,000। ये क्लियर है, ठीक है, ओके। उसके बाद वापस आते हैं। सो एक्यूमुलेटेड डेप आप क्लोज कर चुके हो, अब मशीन अकाउंट को क्लोज करते हैं। मशीन अकाउंट को देखें, सो क्रेडिट साइड बड़ा दिख रहा है, तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 110, 120, 140, 22,80,000 आ रहा है, 22,80,000 इस साइड का टोटल आ रहा है। तो इस साइड भी 22,80,000 आना चाहिए। एक बार मैं टोटल क्रॉस चेक कर लूं सही है कि नहीं है, 21, 22, 2250, 2280। इस साइड बैलेंस कितना दिया हुआ है, 14 लाख दिया हुआ है, तो 2280 माइनस 14 लाख कितना हो जाएगा, 8,80,000। ये बैलेंसिंग फिगर बच गया। और ये जो बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पर आता है ये कहलाता है टू बैंक अकाउंट। इट मीन्स ये किस चीज का अमाउंट है, परचेज का अमाउंट है। और परचेज को हम क्या करते हैं, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। आऊंगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, यहां पे लिखूंगा परचेज ऑफ मशीन। और परचेज करने से आउटफ्लो होता है, इसलिए ब्रैकेट में लिख लूंगा 8,80,000। क्लियर, ओके गाइस, डन। किसी को कोई डाउट अभी तक, कोई डाउट नहीं, चलिए। अब ये वाला एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया हमारा, एक बार देख लें। तो हमने क्या करा, फिक्स्ड एसेट्स का मशीन का अकाउंट बनाया, उसमें से बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमने अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में फीड कर दी। अब वापस हम अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन में ऊपर देखिए, ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाला काम मेरा हो गया, यस और नो। अब उसके नीचे देखिए क्या दिया हुआ है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। अब अगर मैं क्वेश्चन में नीचे जाऊं, एडजस्टमेंट में एडिशनल इंफॉर्मेशन में जाऊं, तो देखो आपको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का भी एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है। क्या किया है हमने, इसको सेल किया है। और जब भी किसी भी फिक्स एसेट्स के साथ, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो, कुछ भी हो, अगर एडजस्टमेंट आ गया तो हमें उसका अकाउंट बनाना ही पड़ेगा, जैसा हमने सीखा है। तो अभी मशीन था, मशीन में एडजस्टमेंट था, इसलिए मशीन का अकाउंट बनाया था। अभी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट में एडजस्टमेंट है, तो आपको इन्वेस्टमेंट का भी लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो सर इसका अकाउंट कैसे बनेगा, सेम वैसा ही बनेगा जैसे आपने अभी अभी मशीन का अकाउंट बनाया है। एंड द ओनली डिफरेंस विल बी कि मशीन के ऊपर तो डेप्रीसिएशन है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के ऊपर डेप्रीसिएशन नहीं लगता है, ठीक है। सो कैसे अकाउंट बनाएंगे, सेम डिक्टो वैसे का वैसा ही। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले लिखूंगा इन्वेस्टमेंट्स, साथ में बनाते जाइए, और सेम वैसे ही मैं अपने 4 लाइंस खींच लूंगा। ठीक, मैंने इतना बना लिया। अब अगेन कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। ना अगेन इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस कौन सी साइड पर आ जाएगा, डेबिट साइड पर आ जाएगा, टू ओपनिंग बैलेंस। और इधर आ जाएगा क्रेडिट साइड पे बाय क्लोजिंग बैलेंस। अब देखिए अमाउंट कितने दिए हुए थे इन्वेस्टमेंट के। सो आपका जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, इसका ओपनिंग बैलेंस 2 लाख है एंड क्लोजिंग बैलेंस 2,70,000 है। तो मैंने ओपनिंग बैलेंस लिख लिया 2 लाख, क्लोजिंग बैलेंस लिख लिया 2,70,000। यहां तक ठीक। अब नीचे जाके एडजस्टमेंट देखें क्या है, सेम वैसा ही एडजस्टमेंट है। बोल रहा है ड्यूरिंग द ईयर आपने एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट था जिसकी कॉस्ट थी 80,000, वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 16,000। तो मुझे बताइए कि हमने 16,000 पे सेल किया है या 80,000 पे सेल किया है, कितने पे सेल किया है। नहीं सॉरी सर, एक मिनट। इट इज सोल्ड एट 96,000। हाँ, क्योंकि 80,000 इसकी वैल्यू थी, और अब अपने को क्वेश्चन में सेल प्राइस नहीं दिया, अपने को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है। मींस
मेरा जो इन्वेस्टमेंट था वो 80,000 का था, इस पे मुझे 16,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो इसका मतलब मैंने इसे कितने पे सेल करा होगा? 96,000 पर। सो पिछले क्वेश्चन में अपने को सेल प्राइस दी हुई थी, हमने प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करा था, इसमें हमको प्रॉफिट दिया हुआ और हमने सेल प्राइस कैलकुलेट करी। किसी को इस कैलकुलेशन में कोई डाउट? ठीक है, सेल प्राइस कितना आया? 96,000 आया, और सेल को हम क्या करते हैं? क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, बाय बैंक। कितने रुपीस पे सेल करा है अमोली? तो मैंने क्या बोला, 80,000 का एसेट था, 16,000 का प्रॉफिट हुआ, मतलब पैसा कितना आएगा? 96,000 आएगा। तो मैं बाय बैंक कितना लिखूंगा? 96,000। और सेल करना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आऊंगा और यहां पे लिखूंगा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, 96,000। ये क्लियर है? ठीक है, अब क्या हुआ है? हमें प्रॉफिट हुआ है। ठीक, तो जब लॉस था, जैसे मशीन अकाउंट में लॉस था, तो आपने कौन से साइड पे लिखा था? क्रेडिट साइड पे लिखा था। अब प्रॉफिट हुआ तो हम कहां पे लिखेंगे? डेबिट साइड पे लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन सेल, 16,000। और जब मशीन अकाउंट में लॉस हुआ था, तो लॉस को हमने ऑपरेटिंग में प्लस करा था, तो अब प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आकर माइनस कर देंगे। माइनस माइनस कहाँ? ये जो लेस आपने लिखा है ना, नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश इनकम, यहां पर आप लिखोगे प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, 16,000, वो भी माइनस में। ये समझ में आया? ठीक है, अब देखो इन्वेस्टमेंट का कोई और एडजस्टमेंट नहीं दिया है, तो हमने जो इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाया है, इसको हम लोग क्लोज कर देंगे। क्लोज करेंगे तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे अगेन क्रेडिट साइड बड़ा दिखाई दे रहा है। कितना आ रहा है? 6,907 16, 3,66,000 इस साइड का टोटल। तो इधर भी 3,66,000 होना चाहिए था, लेकिन है नहीं। कितना दिया है? 2,16,000 दिया हुआ है, तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर कितना बच रहा है? 1,50,000 का। और जब डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर बचता है तो वो क्या होता है हमारे लिए? टू बैंक अकाउंट, दैट इज आपने क्या किया है? परचेज किया है। और अगेन परचेज करना जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है, सो मैं आऊंगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, यहां पे लिखूंगा परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। कितना? माइनस में। परचेज करने से आउटफ्लो होता है, तो माइनस में 1,50,000। ये समझ में आया? तो देखो, अगर आप सीक्वेंस से चलोगे ना, कौन सी चीज कहाँ आ रही है, इमीडिएटली पुट करते जाओगे ना, तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन आपको क्वेश्चन को बड़ा धैर्य के साथ करना पड़ेगा, 2-3 बार, जब तक हम उसमें स्पेशलाइज नहीं हो जाते। फिर जब 4-5 क्वेश्चंस कर लेंगे ना, तो फिर सारी प्रोसेस बड़ी स्पीड अप हो जाएगी। यहां तक क्लियर? किसी को कोई डाउट? ठीक, ओके। अब आ जाए फिर वापस अपने क्वेश्चन पर। देखें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। सो हमने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कर लिया, हमने इन्वेस्टमेंट कर लिया। अब आ जाए इधर करंट इन्वेस्टमेंट। कोई मुझे बताएगा आप में से कोई भी करंट इन्वेस्टमेंट का क्या एडजस्टमेंट करते हैं? किसी को है याद? नहीं याद है? अरे नहीं याद है तो मुंडी हिला दो, नहीं याद है। नहीं याद है? हाँ, बोलो बोलो बोलो। नहीं बेटा, जो अपना करंट इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं ना, ये हमारे कैश इक्विवेलेंट के पार्ट रहते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में अपने पास दो कैश इक्विवेलेंट है, एक ये करंट इन्वेस्टमेंट और एक ये दोनों अपने कैश इक्विवेलेंट है। और कैश इक्विवेलेंट का हम कुछ नहीं करते, ये हमारा आंसर का पार्ट है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे? छोड़ देंगे। ठीक, ओके। अब आगे आ जाए, तो करंट इन्वेस्टमेंट हमारे आंसर का पार्ट है। नीचे क्या दिया है? ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल एक नॉर्मल करंट एसेट है, इसका हंसना रोना करेंगे। तो क्या हो रहा है? ट्रेड रिसीवेबल देखो 4 लाख से 180 हो रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है। तो मैं यहां लिखूंगा डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स। डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स। और ये एसेट है, एसेट डिक्रीज हो रहा है तो रोने की बात है, लेकिन हम हंसेंगे। कितना हंसेंगे? 180 से 4 लाख से 180 हो गया, मतलब 2,20,000 से बढ़िया दिल खोलकर
मुंह फाड़ कर हंसेंगे। ठीक है, भले हंसी आ रही हो नहीं आ रही हो इतना बड़ा क्वेश्चन देखे, लेकिन फिर भी हंसेंगे कि सर ये दुनिया में चल क्या रहा है, वैसे ही इतनी प्रॉब्लम से ऊपर से इतने बड़े बड़े क्वेश्चन, क्या करूं, कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं। सो मैं बार बार बोल रहा हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इट सीम्स लाइक वेरी कम्बरसम। तो हमें क्या होता है, हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जो हमें लगता है बहुत बड़ी है, लेकिन अगर हम उसको दिल से सोचे ना, वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। सेम इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी हमें लग रहा है कि ये बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये पूरा क्वेश्चन विद इन 14 मिनट्स और 13 मिनट्स कंप्लीट हो जाता है। बट उसके लिए मैं बार बार आपको ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है इस तरीके के जब हम क्वेश्चंस करते हैं ना, तो हमें लगता है कि यार, सर मुझे खुद के ऊपर शक होने लगता है, सर मतलब मैं कर पाऊंगा क्या है ये। गाइस, आपसे गए बीते लोगों ने कर लिए हैं। पिछली क्लास के 12th के बैच में बहुत सारे गए बीते लोग थे, उन्होंने कर लिया, तो आप लोग भी कर लोगे। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। चलिए सर, आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है, हमारी तो बैंड बज रही है। कोई नहीं, वेलकम टू क्लास 12 बॉयज एंड गर्ल्स। ओके, सो डन, ट्रेड रिसीवेबल हो गया। उसके नीचे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारा आंसर होता है। सो इट मींस मेरी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई। नीचे आऊं, देखूं मैंने नोट्स भी पूरे, रिजर्व एंड सरप्लस भी कंप्लीट कर लिया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी कर लिया, ये हमारे आंसर का पार्ट है। नीचे एडजस्टमेंट आऊं तो फर्स्ट वाला भी कर लिया, सेकंड वाला भी कर लिया, थर्ड वाला भी कर लिया। सो इन दिस वे क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने पूरी यूज कर ली। अब मुझे क्वेश्चन की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे को सिर्फ फाइनल टोटल लगाने हैं। सो फाइनल टोटल लगाने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये जो वर्किंग नोट में आपने करंट ये नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हो, यहाँ पर लिखेंगे 1,40,000 ये आ गया था, प्लस 60,000 आपने करा, तो इट विल कम्स टू 2,00,000 रुपीज। और इस 2,00,000 रुपीज को हम लोग ऊपर ट्रांसफर कर देंगे, ये जो हमने लिखा है ना, नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। और यहाँ पर हम इसके आगे वर्किंग नोट 1 भी लिखते हैं, ये आ गया 2,00,000। ये क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, ये 2,00,000 में ये जितनी भी चीजें देखो स्क्रीन पे दिख रही है ना, ये सब प्लस माइनस करके वर्किंग कैपिटल वाला आंसर निकालेंगे। सो 2,00,000 प्लस 20, 220, 230, 290, 390, 390, 380, 300 एंड 3,74,000। तो ये 2,00,000 में दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस माइनस दिस करके मेरा आंसर आया 3,74,000। अब इस 374 में से इन दोनों चीजों का एडजस्टमेंट करूंगा। सो कोई मुझे कैलकुलेट करके बताएगा कि कितना आएगा, 374 प्लस 2,20,000 माइनस 30,000। 5,64,000 आ रहा है क्या, कैन यू कंफर्म प्लीज। Yes, sir. 5,64,000, मतलब मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फाइनल आंसर कितना आया है, 5,64,000। अमोली ने तो सर पकड़ लिया, बोले पता नहीं क्या छोड़ रहे, मैं क्लास 12th ही छोड़ रही हूँ, स्कूल ही छोड़ रही हूँ तो मैं। उसके बाद इधर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में देखें तो 20,000 प्लस का है, 8,80,000 माइनस का है, 96 प्लस का है। कोई इसका टोटल निकाल के बताएगा मुझे। कोई कर रहा है टोटल कि मैं करूं। आपकी शक्लें देख के बड़ा मजा आ रहा है। कोई बात नहीं, रिलैक्स कैश चल, मैं ही कैलकुलेट कर लेता हूँ, आप लोग ज्यादा लोड मत लो, क्योंकि मुझे पढ़ना है। -9 लाख। हाँ, तूने जो बोला मुझे पूरा समझ में आ गया। हाँ नेहल बोलो। 20,000 माइनस 8,80,000 प्लस 96,000 माइनस 1,50,000, 9,14,000 माइनस का आंसर आ रहा है, माइनस 9,14,000। फिर आ जाए फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में बहुत सारे आइटम है। सो 4,00,000 कैलकुलेट अगर मैं करूं तो कितना आ रहा है, 4,90,000 आ रहा है क्या, 4,90,000 आ रहा है क्या। चलो Yes, ये sir. भी मैं, यस सर, चलो एक ने कंफर्म कर दिया, मतलब यही आ रहा होगा। सो अब मुझे तीनों के फाइनल आंसर मिल गए जस्ट नाउ। अब 1 मिनट की बात है, फिर हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो ये 490 प्लस का है,
4,90,000 प्लस का है, माइनस करें इसमें से 9,14,000 और प्लस करें 5,64,000। सो 1,40,000 पॉजिटिव में आंसर आ रहा है नेट 1,40,000। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर लिखूंगा 1,40,000 और ये प्लस में आंसर आ रहा है, तो आई विल राइट इट हियर नेट इनफ्लो फॉर द ईयर। इसमें क्या करूंगा, ऐड करूंगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक, अब अगर मैं अपने क्वेश्चन में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखूं तो देखिए क्या दिया हुआ है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में अपने पास दो चीजें हैं, एक करंट इन्वेस्टमेंट है और एक कैश इक्विवेलेंट है, दोनों का ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस 240 प्लस 80, तो आंसर कितना होना चाहिए 3 प्लस 160, 240 प्लस 80। इसको हम लोग वहां जाके प्लस करते हैं, कितना था 2,40,000 प्लस 80,000, दैट इज 3,20,000। तो मेरा फाइनल आंसर कितना आ रहा है 4,60,000। दिस शुड बी इक्वल्स टू माई क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। देखिए इतना आ रहा है क्या, देखिए 3 लाख है और 1,60,000 है, टोटल कितना हो गया 4,60,000। देखिए हमारा आंसर 4,60,000 आ रहा है। यस, हमारा आंसर 4,60,000 आ रहा है। सो 3 लाख प्लस 1,60,000। इसका मतलब हमने पूरा क्वेश्चन सही कर लिया, बधाई हो, पहला फुल फ्लेजेड क्वेश्चन। देखो अब अभी तक हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट कितना जैसा खाली खाली लग रहा था, अभी कितना भरा भरा लग रहा है। कुछ मेहनत करी। सर खाली खाली ज्यादा पसंद आ रहा था। और हाँ, खाली ज्यादा अच्छा है सर। मैं समझ सकता हूँ अमोली। आप समझ में आया क्यों मेरा ये फेवरेट चैप्टर है। नहीं अभी भी नहीं आया। नहीं आया ना, वो बाद में पता चलेगा क्या होता है, जो चीजें जिसमें असली रस होता है ना वो बाद में पता चलता है। ठीक है, तो ऐसी शक्लें मत बनाइए मेरे प्यारे बच्चों, जितना आपको दिख रहा है इट्स नॉट दैट टफ। सिंस वी आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, ये एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू आपके सामने आई है और मेरा ऑब्जेक्टिव है इसे आपको एक एक पॉइंट समझाना। तो सिंस वी आर गोइंग विथ ईच एंड एवरी पॉइंट, इसलिए आपको ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। सो आई होप सबने नोट डाउन कर लिया होगा। कुशाल को समझ में आया बेटा, अक्षांश समझ में आया नाउ, ओके। ये आपने पूरा कर लिया ना। अब एक काम करिएगा, मैं आपको अभी के अभी सेम क्वेश्चन यही वाला आपका स्क्रीनशॉट लेके मैं अभी ग्रुप पे अपडेट करता हूँ। कल एनी टाइम जब भी आप बैठोगे विदाउट देखे करने की कोशिश करना, जब अटको तो फिर देखना। मतलब ऐसे मत करना कि पहले रिवाइज कर लेता हूँ फिर सेम क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ ना। सिंस आपने मेरी बातें सुन ली है, सिंस आपने सॉल्व होते हुए अपने सामने देखा है, तो सेम क्वेश्चन को स्टार्ट करिएगा विदाउट सीइंग और जितना हो सके उतना करिएगा और जहां पर अटको फिर आप उसका सॉल्यूशन देखते रहिएगा जो आपके पास है। सो अगर ऐसा मैंने कर लिया और उसके बाद मुझे समझ में आ गया, इट मीन्स ओके, ये पूरा प्रोसेस जो है वो अब मेरे दिमाग में आ जाएगा। तो जो मेजर मेजर एडजस्टमेंट थे वो मैंने आपको करवा दिया, अभी भी दो चार छोटे छोटे एडजस्टमेंट बचे हैं। सो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में भी एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो भी मैं अब हम लोग साथ में करेंगे। फिर जो तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो आप खुद करेंगे। ठीक है, चलिए। सो आप लोगों ने आज काफी मेहनत करी, 2 दिन क्लास नहीं हुई तो उसका कुछ भुगतान तो करना ही था, तो हमने पूरी मेहनत आज कर ली एक साथ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। प्लीज 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 डू इसको रिवाइज करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। आई एम जस्ट सेंडिंग यू दिस क्वेश्चन ऑन आवर ग्रुप, और उसके बाद फिर कल कोई कोई डाउट आता है तो कल हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, हैव अ वेरी गुड नाइट गाइस। हरे कृष्णा।